नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में भाजपा के टिकट वितरण की। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण में तो कांग्रेस से बड़ी मार ले ली है और अब लोकसभा चुनाव में भी भाजपा क्लीन स्वीप की तैयारी में है। भाजपा के टिकट वितरण में कुछ मजबूत फैसले भी देखने को मिले। 11 में से 9 नए चेहरे हैं। दिग्गज नेता और मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल को रायपुर से टिकट दिया गया है। बस्तर से महेश कश्यप को मैदान में उतारा गया है। नए चेहरे शामिल करने के पीछे भाजपा की अपनी रणनीति है। जो सांसद विधायक बन गए हैं उनके अलावा बाकी जगह चेहरे बदलकर कांग्रेस को कठिन चुनौती देने की तैयारी कर ली गई है, लेकिन कांग्रेस अभी तक पिछड़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद ही 10 मार्च तक कांग्रेस की सूची सामने आने की संभावना है। खबर तो ये भी है कि छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरने से कतरा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को किन चेहरों की तलाश होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। एक अच्छा वातावरण है। बस्तर और कांकेर पिछले बार हम चुनाव में पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार पूरा वातावरण 11 की 11 लोकसभा सीटों में ऐसी है कि बीजेपी वहां पर निश्चित तौर पर विजय प्राप्त करेगी। बावजूद इसके अच्छे वातावरण के हम बहुत गंभीरता के साथ में इस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लगभग आधा काम हमारा हो गया है। चुनाव समितियां हमारी बन गई है, प्रभारी हमारे बन गए, संयोजक बन गए हैं, कार्यालयों का उद्घाटन हो गया है। हमारे 9-10 कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लाभार्थी जो केंद्र सरकार के माध्यम से लगभग 40 लाख लाभार्थी जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में, उनसे संपर्क योजना हमने प्रारंभ की है। बैठकें लगातार चल रही हैं। मुझे लगता है एक कड़ी मेहनत लोकसभा के लिए, क्योंकि हमारा संकल्प है कि 11 में से 11 सीटें जीतें, तो मुझे लगता है इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में हम बस्तर और कोरबा ही जीत पाए थे और कई सीटें ऐसी थी जहां पे हमारी स्थिति नज़दीकी संघर्ष की थी, लेकिन इस बार स्थितियां उलट होंगी। हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, क्योंकि अब की बार मोदी जी के 10 साल की नाकामियां सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर हम जा रहे हैं। सांगठनिक रूप से हम मजबूत हैं, बूथ स्तर तक हमारी तैयारियां हैं और हम चुनाव जीतेंगे। तो देखिए, कब आएगी कांग्रेस के नाम, लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि 2 मार्च को बीजेपी छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। लेकिन सवाल यही कि आखिर कांग्रेस को और कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार यही सवाल किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास पैनल भी जुड़ा है। मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर किरण बघेल भाजपा की ओर से, डॉक्टर शिल्पा देवांगन कांग्रेस की ओर से और मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में अब से कुछ ही देर के बाद में जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी शिल्पा देवांगन जी आपसे ही। शिल्पा जी, पिछली बार 2019 में सरकार आपकी थी, लेकिन तब भी 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी कांग्रेस। इस बार तो सरकार भी नहीं है। अब ऐसे में क्या उम्मीद जताई जा सकती है कांग्रेस से, और साथ ही उम्मीदवारों को लेकर और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जी नमस्कार जी देखिए, सीईसी की आज बैठक हो रही है और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से सभी को दावेदारी करने का मौका दिया जाता है, सभी की बात सुनी जाती है और कार्यकर्ताओं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश लेवल के हो, चाहे नेशनल लेवल के हो, सभी से समन्वय स्थापित करके, बड़े छोटे नेताओं से समन्वय स्थापित करके निश्चित रूप से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम जल्द ही सामने आएंगे। और चुनाव के जो मुद्दे हैं वो जनता से जुड़ी हुई समस्याओं के मुद्दे आज कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जनता के सामने लेकर जाएंगे और इसी मुद्दों पर भी जनता की समस्याओं के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। आप देखिए कि पिछले 10 सालों से मोदी सरकार जो है जनता की समस्याओं को अनसुना कर रही है। आज हर वर्ग के नागरिक परेशान है, चाहे वो किसान है। किसान आप देश में देखेंगे आंदोलन कर रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं, महंगाई से महिलाएं परेशान हैं। तो हर वर्ग के लोग जिस हिसाब से पीड़ित है, तो निश्चित रूप से जनता बदलाव और परिवर्तन का माहौल चाहती है और बदलाव इस बार जरूर होगा। और लोकसभा में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात कर लूं तो भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों की टिकट काटी है और बचे जो 2 हैं उनकी जनता देख रही है कि पिछले चुने हुए 9 सांसद छत्तीसगढ़ प्रदेश में
कुछ भी कार्य किए नहीं है। वो जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का मुद्दा सदन में कभी उठाने का काम नहीं किए हैं, चाहे वो ट्रेन से संबंधित मुद्दा हो, चाहे किसान से संबंधित मुद्दा हो, चाहे युवाओं से संबंधित मुद्दा हो, कभी भी चाहे हल्दिया जंगल की कटाई हो, चाहे निजीकरण का मुद्दा हो, वो कभी भी प्रदेश की समस्याओं को, आम जनता की समस्याओं को सदन में उठाने का कार्य नहीं किए हैं, जो उनका प्रमुख दायित्व था। तो पिछले 5 वर्षों में प्रदेश की जनता ने देखा है कि वो किस प्रकार से चुप्पीधारी होकर बैठे हुए हैं, मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार बहुमत से, बहुसंख्यक रूप से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी जीत हासिल करेंगे। ठीक है शिल्पा जी, आपके द्वारा कहा तो जा रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस को वाकई में जिस प्रकार की बातें कही जा रही है उस हिसाब से जीत मिल पाती या नहीं। लेकिन मेरा आपसे एक और प्रश्न है, अगर हम बात करें सचिन पायलट की, तो जब उनका दौरा था छत्तीसगढ़ का, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों की सूची सामने लाकर खड़ी कर देगी। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है। देखिए, समन्वय के हिसाब से जो सीसी की बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है, उनसे पूरी जांचों के बाद में विनिएबिलिटी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी की घोषणा करती है। तो आज भी निश्चित रूप से थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे प्रत्याशी जो जीतने वाले हैं और जो जनता में के सामने, जनता के बीच में उनकी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निर्वहन करने वाले होंगे, वैसे ही प्रत्याशी को कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं किरण जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। किरण जी, 11 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं बीजेपी की ओर से, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल यही किया जा रहा है कि आखिर इतने ज्यादा टिकट क्यों काट दिए हैं। जो पुराने सांसद है उन्हें इस बार मौका नहीं दिया गया है, नए उम्मीदवारों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, ऐसा क्यों? क्या कारण लगता है? क्या पुराने सांसदों ने अच्छे से काम नहीं किया, यही वजह है कि अब बीजेपी को अपने नए उम्मीदवारों पर आस जतानी पड़ रही है? देखिए, हमारी पार्टी में केवल प्रत्याशी ही चुनाव नहीं लड़ता है, बल्कि पूरी पार्टी चुनाव लड़ती, पूरी संगठन चुनाव लड़ता है। और हमारी पार्टी संगठन की पार्टी है, नए लोगों को मौका दिया जाता है। ये कांग्रेस की पार्टी नहीं कि एक ही परिवार के इर्द गिर्द पूरी पार्टी घूमती रहे, अध्यक्ष भी एक ही परिवार का संतान हो और प्रधानमंत्री ही एक ही परिवार से बने। तो हमारी पार्टी संगठन की पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी है और इनमें हमारी पार्टी में सभी नए लोगों को मौका दिया जाता है। अब बृजमोहन जी है तो, और पिछले कार्यकाल में विधायक रहे, उन्हें सांसद बनने का मौका दिया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार पिछले चुनाव में आप देख सकते हैं, सुनील सोनी जी महापौर थे, उन्हें सांसद बनने का मौका दिया। तो नए पुराने का समावेश और जो रोटेशन या बदलाव हमारी पार्टी शुरू से करते आई है, तो ये उसी का नतीजा है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि पिछली बार हम 2 सीट से रह गए थे और जिस प्रकार हमारी पार्टी प्रत्याशी घोषित करने में बाल्टी मार चुकी है, चाहे विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, तो इस बार भी हम जो 2 बची सीट थी, मुझे लगता है उस पर भी विजयी पाएंगे। और लगातार हमारी पार्टी बैठकें कर रही हैं और लगभग सारे लोकसभा के उद्घाटन, कार्यालय के उद्घाटन हो चुके हैं। आज ही पूरे संयुक्त मोर्चा की बैठक थी, कल भी हमारे पूरे प्रकोष्ठ की बैठक थी। तो हमारी पार्टी ने तो कमर कस लिया और पूरी जोर शोर से तैयारी पे है। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जो 2 सीट बची थी वो भी हम मोदी जी के झोली में ला के देंगे। पूरी 11 की 11 सीट भाजपा के पक्ष में होगी और कांग्रेस का सुपड़ा छत्तीसगढ़ से साफ होने वाला है। ठीक है, इस पर प्रतिक्रिया लूंगी मैं शिल्पा जी की, लेकिन हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी जुड़े हुए, उनकी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मनीष जी, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है, सभी को इंतजार है कांग्रेस का, लेकिन हम अगर 11 लोकसभा प्रत्याशी की बात कर ली जाए बीजेपी के, तो उसे आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार भी एक प्रयोग करते हुए पूरे के पूरे 11 की 11 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारे थे और इस बार भी भाजपा ने 2 प्रत्याशियों को दोबारा नया मौका दिया, बाकी 9 नए प्रत्याशी दिए हैं। और इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम जो भाजपा ने दिया है वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का नाम दिया है। बृजमोहन अग्रवाल 5 से 8 बार के विधायक हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा से
और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के दमदार और चुनाव जिताऊ नेता के रूप में उनकी छवि है। उनको पार्टी में रायपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया। इसके साथ साथ देखिए सरोज पांडे को कोरबा से प्रत्याशी बनाया। कोरबा से उनके खिलाफ जो कैंडिडेट आने वाली जो वर्तमान में सांसद है, मुझे लगता है ज्योत्सना महंत जी, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी है, तो वहां पर भी दमदार प्रत्याशी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो देखिए जिस प्रकार से पूरी 11 सीटों की घोषणा भाजपा ने यहाँ पर करी है, उसमें देखा यह गया है कि जो लोग जो चुनाव जीत सकते हैं, जिनकी छवि अच्छी है, ऐसे लोगों को नेता के रूप में टिकट यहाँ से दिया गया है लोकसभा के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि कुछ नए लोगों को भी मौका दिया है। एक तो ऐसा कैंडिडेट दिया है जो ब्लॉक स्तर पर काम कर रहा था, उनको उठा करके सीधा लोकसभा का टिकट दिया गया है। तो इस प्रकार से देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार मुझे लगता है कि प्रयोग करते जा रही है और लगातार मुझे लगता है उसके प्रयोग सफल भी हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उन्होंने फिर से चेहरा पूरा बदलने का प्रयास किया है, लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि छत्तीसगढ़ में सरकार जिस प्रकार से चल रही थी, सरकार की मुझे लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की राजनीति में ले जा रही है, तो छत्तीसगढ़ में जो साय सरकार है उसके रास्ते को कंटक करने का प्रयास भी इस टिकट को लेकर के किया गया है। और वर्तमान जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है, उसमें निश्चित रूप से इस पर भाजपा संकेत दे रही है कि वो पूरी 11 की 11 सीटें यहाँ पर जीतने के लिए चुनाव मैदान में उतर रही है। तो जिस प्रकार से उन्होंने टिकटों का वितरण किया है, अपने दिग्गज नेताओं को दिया है, कुछ नए लोगों को दिया है, तो जो कॉम्बिनेशन बनाया है, जैसे 3 महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है, तो इस प्रकार से पूरा कॉम्बिनेशन बना करके जो सोशल मैकेनिज्म होता है उसको भी ध्यान में रख करके टिकट दी गई है। अब यहाँ पर देखना है कि कांग्रेस किनको प्रत्याशी बनाती है और किनको लेकर के आती है। जैसे बृजमोहन अग्रवाल जैसे दिग्गज को भाजपा ने जब टिकट दिए तो उनके मुकाबले किसको लेकर के आती है, सरोज पांडे के मुकाबले कौन आएगा ये तो लगभग तय है, लेकिन अन्य जो प्रत्याशी है वहां पर किनको लेकर के आती है, क्योंकि देखिए 2 सीटें जो थी वो कांग्रेस के पास थी, एक बस्तर और दूसरी जो है वो कोरबा। तो कोरबा से जो प्रत्याशी वो लगभग तय है, लेकिन बस्तर से प्रत्याशी कौन होगा इसको लेकर के वहां पर कटोकस की स्थिति निश्चित रूप से कांग्रेस में बनी हुई है। वहां पर बड़े दिग्गजों के नाम वहां से आ रहे हैं, मोहन मरकाम का भी नाम है, उसके साथ में जो वर्तमान वहां के सांसद हैं और वर्तमान में पार्टी के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैनर्जी, उनका भी नाम है। तो इस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वहां से नाम आ रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी, कांग्रेस जो है बिल्कुल मनीष जी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी कर देगी। लेकिन एक और प्रश्न था मेरा आपसे कि 2023 का जब विधानसभा चुनाव था छत्तीसगढ़ में, तो बीजेपी ने पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी कांग्रेस से पहले, और कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेटेजी थी वो काम भी आई, क्योंकि ज्यादा समय मिल गया प्रत्याशियों को चुनावी प्रचार करने का। ठीक वैसी स्ट्रेटेजी 2024 में भी बीजेपी अपनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये चुनाव जितना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की जो बुनियादी में प्री मॉर्टे जो है वो विधानसभा के चुनाव में कर ली थी, और जो स्ट्रेटेजी उसने विधानसभा चुनाव के समय अपनाई थी, जबरदस्त उसी स्ट्रेटेजी को लोकसभा में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको सफलता मिली थी। उन्होंने जैसे आपने कहा कि पहले प्रत्याशियों की घोषणा करी, तो जहां जहां उन्होंने पहले प्रत्याशियों की घोषणा करी थी वहां पर अधिकांश जगह पर उनको सफलता मिली है। उसी प्रकार से आप देखिए अभी लोकसभा के लिए भी उन्होंने बहुत जल्दी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। तो जब लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में थोड़ा सा अंतर होता है, लोकसभा क्षेत्र जरा विकसित होता है, वहां पर सीधे तौर पर जनता से सीधे मतदाताओं से ज्यादा संपर्क करना संभव नहीं होता, बड़े बड़े ग्रुपों में बुला करके उनसे संपर्क किया जाता है। तो यहाँ एक मौका ज्यादा मिल रहा है प्रत्याशी को वहां पर अपनी जनता के बीच में जाने का, जनता की समस्याओं को समझने का, जनता के बीच अपनी बात को पहुंचाने का एक स्पेस जो बड़ा मिल रहा है, तो स्पेस भारतीय जनता पार्टी के फायदेमंद हो सकता है। अब रही बात कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण, तो देखिए निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति पहले से घोषित हो जाए, उसके पास में पूरा स्पेस है, वो उसका भरपूर उपयोग करना चाहेगा। यहाँ पर बात कांग्रेस की जब हम करते हैं तो कांग्रेस से जो प्रत्याशी आने की संभावना है जो दिख रही है, उसको जैसा कि मैंने बताया कि कोरबा से जैसे ज्योत्सना महंत जी की टिकट मुझे लगता है वापस मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस में जो लोगों के नाम आ रहे हैं, भूपेश बघेल का नाम भी आ रहा है, उसमें कामराज साहू का भी नाम आ रहा है। तो इस प्रकार के तमाम बिल्कुल, तो नाम तो कई सारे आ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस पर मुहर लगाती है और कब तक मुहर लगाती है, क्योंकि यहाँ पर समय काफी बीतता हुआ जा रहा है और कांग्रेस की जिस प्रकार की छत्तीसगढ़ में स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को एक समय चाहिए होता है चुनावी प्रचार करने के लिए। ठीक है, किरण जी का रुख कर लेती हूँ। किरण जी, क्या वजह, जिस प्रकार से मनीष जी ने भी बात की बृजमोहन अग्रवाल की, तो छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को अब केंद्र की ओर ले जाया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि अगर हम रायपुर की बात करें तो यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी सामने आ रहा है कि इन्हें कांग्रेस प्रत्याशी यहां से बना सकती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है इसी वजह से बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर से लोकसभा चुनाव के तहत प्रत्याशी बनाया गया है? देखिए, जब भी कोई पार्टी अपना प्रत्याशी निर्धारित करता है तो वो यही देखता है कि जीतने वाला प्रत्याशी हो और
कुछ भौगोलिक या सामाजिक समीकरण भी रहते हैं। जी, तो मुझे लगता है कि बृजमोहन जी काफी अनुभवी हैं और लगातार वो 7 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके, तो मुझे लगता है कि उन्हें अब केंद्र की राजनीति, ये मेरा पर्सनल मानना है कि केंद्र की राजनीति में उनको आना चाहिए। काफी अनुभव है, मुझे लगता है उनका अनुभव का लाभ हमें केंद्र की सरकार को भी उठाना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, जो भूपेश बघेल जी तो हमारे विजय बघेल से भी एक बार चुनाव हार चुके हैं और एक लोकसभा चुनाव ऑलरेडी भूपेश बघेल जी को रमेश बैस जी के द्वारा हराया गया है। तो भूपेश बघेल जी से डरकर या भूपेश बघेल जी को देखकर बृजमोहन जी को टिकट दिया गया, ऐसा नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी भी टिकट निर्धारण में कांग्रेस पीछे है। अभी तक तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाया कि रायपुर का प्रत्याशी कौन होगा। और जाहिर सी बात है भूपेश बघेल जी, शिल्पा जी, यहाँ पर किरण जी के द्वारा कहा जा रहा है कि अब तक कांग्रेस यही डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। आखिर इतना चिंतन मंथन क्यों चल रहा है कांग्रेस में, गहमा गहमी क्यों चल रही? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे कांग्रेस को, यही वजह है कि इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अनुपमा जी कि प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव को लेकर के बहुत ही सीरियस रहती है और बहुत गंभीर रहकर ही चुनाव लड़ा जाता है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा हार जीत राजनीति में लगी रहती है। मैं मानती हूँ जनादेश कुछ भी हो सकता है, परंतु आज जो है जनता परिवर्तन और बदलाव के मूड में नजर आती है। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि पिछले 10 साल की सरकार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है उसको जनता ने, चाहे देश की जनता हो चाहे प्रदेश की, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता हो, उन्होंने देखा है जनता वाकई में बहुत परेशान है। जो जनता की मूलभूत समस्याएं, उनका समाधान नहीं मिल रहा है और समाधान मिलने का रास्ता सिर्फ कांग्रेस पार्टी जनता की समस्याओं का मुद्दा उठाती आई है। जिस प्रकार अगर ये समाधान कांग्रेस पार्टी कर पाती तो 2023 में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत होती। निश्चित रूप से अब जो है आने वाले समय में जनता समझ चुकी है, पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि मुख्य मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी कार्य नहीं करती है, अपनी घोषणाओं पर कार्य नहीं करती है। वो आज ये नहीं बता पा रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता कि उन्होंने जो घोषणा किए थे उन पर अमल क्यों नहीं किए हैं। पूरी तरह से घोषणाएं फेल हो चुकी हैं। तो इस तरीके से मैं तो ये समझती हूँ कि विपक्ष होने के नाते जनता की आवाज हम तो उठा ही रहे हैं। मैं निवेदन भी करती हूँ कि मीडिया साथी आप होने के नाते जनता की समस्याओं, मूलभूत समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझने की आवश्यकता है और आवाज उठाने की आवश्यकता है। ठीक है किरण जी, यहाँ पर शिल्पा जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वाकई में भाजपा नहीं समझ पा रही है कि जनता की मूलभूत सुविधाएं और व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए। क्या भाजपा वादे पूरे नहीं कर पा रही है? भाई मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है शिल्पा जी की बातें सुनकर। हमारी सरकार को बने 2 महीने भी नहीं हुए हैं और हमारी सरकार में पहला प्रमुख सरकार बनते ही संगीता जी दूसरे दिन ही हमारे बिट्टू देव सरकार की कैबिनेट की बैठक होती है और 18 लाख रुके हुए मकानों की स्वीकृति होती है। 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन बकाया बोनस किसानों को दे दिया गया है। आगामी 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को महतारी बंधन योजना के तहत उनके खाते में 1,000 आने वाले हैं और आगामी 9 तारीख को किसान महाकुंभ होने वाला है जिसमें किसानों को अंदर की राशि भी मिलने वाली है। तो सारे प्रमुख वाले काम सरकार पूरी कर रही है। मुझे लगता है आपकी कांग्रेस पार्टी अंतर कला से बाहर आए, अंतर विरोध से बाहर आए। सबसे पहले तो अपनी प्रत्याशी निर्धारित करे, बैठकें करे और आगे की रणनीति बनाए ताकि जो 2 सीट आपके हाथ में गई वो भी ना छिलक जाए। संगीता जी, आपके पार्टी में आत्ममंथन का समय है, आत्मचिंतन का समय है और बची हुई सीट को कैसे संभाल कर रखा जाए वो चिंतन करने का समय है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं में, युवाओं के हित में बड़े बड़े फैसले ले रही है संगीता जी, शिल्पा जी। और आने वाला समय आपको बता देगा जो बची हुई 2 सीटें उसमें भी भाजपा काबिज होने वाली है। मुझे लगता है बिना दूल्हे की बारात जो विपक्ष के बाद मुद्दा विहीन, नेता विहीन, प्रधानमंत्री के प्रत्याशी विहीन जो
स्थिति है भी एनडीए की, इंडिया ठीक है किरण जी, एक और मेरा प्रश्न है। सरगुजा से चिंतामणि महाराज को खड़ा किया गया है बीजेपी की ओर से। अगर हम बात करें आगे चल के तो कहीं ना कहीं क्या स्थानीय जो नेतृत्व है उनमें असंतोष देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर हम चिंतामणि महाराज की बात करें तो कांग्रेस के काफी अच्छे लीडर कहे जाते थे, उसके बाद में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। तो कहीं ना कहीं सरगुजा की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर कई ऐसे दिग्गज नेता थे भाजपा के जो कि दावेदारी पेश कर रहे थे, उन्हें साइडलाइन करके चिंतामणि महाराज को कहीं ना कहीं अब प्रत्याशी बनाया गया है। तो क्या असंतोष देखने को मिल सकता है? बिल्कुल नहीं, चिंतामणि जी काफी योग्य और काफी अनुभवी चेहरे हैं और बीजेपी पार्टी संगठन की पार्टी है और बड़ी डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ चलने वाली पार्टी है। यहाँ पे हमारी जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है उस पे हमारे कार्यकर्ता और हमारे लोकल जो क्षेत्र के नेता रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं, वो सहमति जताते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई असंतोष वाली बात होगी। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी, हालांकि वो तो समय रहते पता चल जाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, इस डिबेट में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ में एक अलग ही लहर देखने को मिल रही है, प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। भाजपा का ही कहना है कि असंतोष है कांग्रेस में, इसलिए प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पा रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कब तक करती है। फिलहाल के लिए इतना ही।